गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हमारा प्रकरण है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण जो है वास्तविक रूप से यह हमारे संस्कृत के व्याकरण से लिया गया एक प्रकरण है, जिसे हम हिंदी व्याकरण में भी इसका उपयोग करते हैं और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जिस प्रकार शब्दों के निर्माण के लिए उपसर्ग, प्रत्यय, समास इनका हम उपयोग करते हैं, वैसे ही शब्दों के निर्माण के लिए हम संधि जैसे प्रकरण का भी उपयोग करके नए नए शब्दों का हम पुनः निर्माण कर लेते हैं और उनका उपयोग करते हैं। तो आइए संधि के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी हम जानेंगे। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल को ही हम संधि कहते हैं, अर्थात जहां दो परस्पर वर्ग होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, तो पहले पद के अंतिम और दूसरे पद के प्रथम जो वर्ण होते हैं उन्हें जोड़कर के एक नए वर्ण का विन्यास किया जाता है, जोड़ा जाता है। उसी के आधार पर हमने यहाँ पर संधि को तीन भागों में विभाजित किया है, जिसमें स्वर संधि, जहां पर स्वरों से स्वर का मेल होता है वहां स्वर संधि का मेल होता है, और जहां पर व्यंजन संधि अर्थात प्रथम वर्ग के अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ग के प्रथम अक्षर में, चाहे वो व्यंजन हो या स्वर हो, ये उस पद पर निर्धारित करता है। लेकिन जहां पर पहले पद का प्रथम जो पद है उसका अंतिम वर्ण अगर व्यंजन है तो वहां पर वो व्यंजन संधि होगी। तीसरी संधि है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में प्रथम जो वर्ग है उसका अंतिम जो वर्ण है वो विसर्ग से युक्त हो, अर्थात उसमें दो विसर्ग, दो बिंदु लगे हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पर वो विसर्ग संधि का स्वरूप दिखाई देगा। आइए वापस हम स्वर संधि की बात करेंगे। स्वर से स्वर के मेल को ही हम स्वर संधि कहते हैं, और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, ये हम जानते हैं। और उन्हीं के आधार पर जहाँ स्वर संधि के भेद हमारे पास मुख्य रूप से 5 हैं, और छठा भेद है हमारा पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि को हम कहते हैं अवग्रह रूप, और अवग्रह रूप को हम निर्धारित करते हैं अंग्रेजी के अक्षर एस से डिनोट करते हुए प्रदर्शित करेंगे। इस पूर्व रूप संधि में एक एक उदाहरणों के माध्यम से और उसके नियमों को मैं आपको परिचित कराऊंगा। जैसे दीर्घ संधि में ए प्लस ए ये मिलकर के बन जाता है हमारा दीर्घ स्वर आ। उसी प्रकार ए प्लस आ हमें दोनों को मिलाकर के बनता है बड़ा आ, और आ प्लस ए यह भी हमारा आ का ही रूप प्राप्त करता है, अर्थात दीर्घ स्वर का ही रूप ले लेता है। आ प्लस आ ये भी बराबर करके हमें आ के ही रूप में मिलेगा। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा ये ए और आ के स्वरूप है। अगर ई के बाद उसी के समानांतर छोटी ई या बड़ी ई हो तो वह बड़ी ई में ही बदल जाएगा। बड़ी ई के बाद या छोटी ई हो या बड़ी ई हो वह भी बड़ी ई में बदल जाएगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इनके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ और या बड़ा ऊ छोटा ऊ आए तो वह भी दीर्घ स्वर में ही बदल जाएगा, अर्थात उसी का दीर्घ स्वरूप होगा। ऊ के बाद भी समानांतर यही प्रक्रिया होगी, और री के बाद भी हमारी बड़ी री के रूप में प्रदर्शित होगा। इसलिए इसका नाम रखा गया दीर्घ स्वर संधि, अर्थात ह्रस्व के बाद दीर्घ स्वर आए या दीर्घ स्वर्ग के बाद ह्रस्व स्वर आए, इन 11 स्वरों में वो अपने दीर्घ स्वरूप को स्वीकार कर लेता है। अब आइए बात करेंगे गुण संधि की। गुण संधि में ए जो स्वर है उसके विपरीत जो स्वर है ई, इन्हें जोड़ करके हमें ए मिला, और आ के बाद छोटी ई ये भी ए, और ए प्लस ऊ ये ओ, और आ प्लस ऊ
ये भी ओ के रूप में, और ए प्लस उ ये भी ओ, और ए और री के बाद हम अर के रूप में इसे निर्धारित करते हैं। आ और री मिलकर के बनता है अर, और आ और री मिलकर के बनेगा अल। तो इस प्रकार यह गुण संधि जिसके कुछ मुख्य नियम ए, ओ, अर और अल के रूप में हमें दिखाई दिए, जहां पर हमने ये जाना कि ये गुण संधि के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। वहीं वृद्धि संधि में ए के बाद संयुक्त जो स्वर हैं, क्योंकि ए और ई मिलकर के हमने स्वर से स्वर को जोड़ा, तो ये ऐ, छोटी ऐ जिसे हम कहते हैं, यह यहाँ पर जोड़ा गया। तो ए के जुड़ने से ये ऐ अर्थात दीर्घ ऐ के रूप में प्रदर्शित हुआ, और इसमें वृद्धि हो गई, इसी कारण इसका नाम वृद्धि संधि के अंतर्गत आया। आ के बाद ऐ, तो यह भी बड़ी ऐ, और ए के बाद ऐ, ये भी ऐ के रूप में, और आ और ऐ भी बड़ी ऐ के रूप में। ए और ओ के बाद औ, ए या औ आए तब भी औ, और आ और औ आए तब भी औ। इस प्रकार ऐ और औ के रूप में हमारे पास वृद्धि संधि के स्वरूप दिखाई देते हैं। बात करेंगे यण संधि की। यण संधि के अंतर्गत हमने जाना कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद इनके विपरीत कोई भी अन्य स्वर आ जाएं, तो यह ई या बड़ी ई य में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात य के नीचे जो हलंत है यह व्यंजन के स्वरूप य के रूप में रहेगा। और जैसे यहाँ पर आपने देखा प्रतीक, उसी प्रकार ए और उ, और इनके विपरीत कोई अन्य स्वर हो तो वह व में बदल जाएगा, उ व में बदल जाएगा, और री के बाद कोई अन्य स्वर हो तो री हमारा र में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास नियम आए ये, व और र के रूप में। बात करेंगे अयादी संधि। अयादी संधि में ए, ऐ, ओ, औ इनके बाद कोई अन्य स्वर आए तो वह क्रमशः हैं अय, आय, औ और आव के रूप में प्रदर्शित हो जाता है। अब छठा जो हमारा पूर्व रूप संधि है, जिसे हम अवग्रह रूप के नाम से भी जानती हैं। पद के अंत में ए तथा औ के पश्चात ए के आने पर वह अंग्रेजी के अक्षर एस लगा करके प्रदर्शित किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने दिखाया सर्वे प्लस अपि। तो यहाँ पर मैंने बताया कि पद के अंत में ए, तो यहाँ पर सर्वे ए प्लस अपि, और उसके बाद ए आने पर, तो यहाँ पर अपि का ए आने पर वह ए अंग्रेजी के अक्षर की ओर निर्धारित करके हमने उसे लिखा सर्वे अपि, अर्थात वो दीर्घता की ओर प्रदर्शित करता है, उसे अवग्रह के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो इस प्रकार ये हमारे स्वर संधि के मुख्य रूप से तो 5 ही भेद होते हैं, लेकिन यहाँ जो मैंने आपको छठा भेद बताया, यह पूर्व रूप संधि भी हमारे स्वर संधि के भेद के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।